हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 11 के लिए जो एग्जाम है वो आपका 21 मई को है। तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही मॉडल पेपर को रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपका लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको सेशन 23 और 24 में पूछा गया था। तो आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हम जल्दी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं आज का पहला सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पहला सवाल पूछा गया है वो है आपका हाउ मेनी नंबर्स आर बेस एसआई यूनिट आर देयर। मतलब एसआई में आधार इकाई की संख्या कितनी होती है। सबको पता है बेस क्वांटिटी, आपको इस बार भी 25 में जो आपको मॉडल सेट आया था उसमें भी आपको बोला गया बेस क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन, तो मास, लेंथ, टाइम, फिर आपका हो जाता है करेंट है ना, इलेक्ट्रिक करेंट, फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप क्या बोलते हैं मोल, फिर आपका हो जाता है टेम्परेचर, फिर आपका हो जाता है लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये आपका बेस क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूनिट यूज करते हैं, सबको पता है। मास के लिए क्या यूज करेंगे, तो मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करेंट के लिए एम्पेयर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो यहाँ पे कितने बेस यूनिट्स मतलब होते हैं वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है हमारे पास, तो 7 होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। ये आसान क्वेश्चन था, सबको पता होगा। पहला चैप्टर का सवाल है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। क्या बोलता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर तो समझते हैं ना कि एक ईयर में, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम उसी को बोलते हैं एक लाइट ईयर। तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बहुत लंबा दूरी है। आप देख सकते हैं 10⁻15 मीटर, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है ये। तो 1 लाइट ईयर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जिसका वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप इसको अप्रोक्सीमेटली मतलब ये मान सकते हैं, ये 9.46 अगर आप इसको 10 मान लेते हैं ना, 10 इसको अगर आप 10 मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर 15 ऑलरेडी था और एक 10 आएगा, तो लगभग ये 10 का पावर 16 मीटर के इक्वल है आपका 1 लाइट ईयर। यहाँ पे पूछता है कि आपको पता है कि 1 पार्सेक, आपको पार्सेक भी पूछता है। पार्सेक भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एक तो लाइट ईयर है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस मेजर होता है, एक होता है पार्सेक। 1 पार्सेक का मतलब होता है आपका, 1 पार्सेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर। या फिर कभी कभी यही आपको 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर भी लिखा रहता है। दोनों ही सही है, अप्रोक्सीमेटली में दोनों का वैल्यू सही है। 10⁻16 मीटर ये होता है। और अगर हम 1 पार्सेक को लाइट ईयर में लिखना चाहे कि 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो वो होगा 3.26। अब देख रहे हैं 10⁻16 को हम क्या बोले थे, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाइट ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 लाइट ईयर बोले हैं, तो 10⁻16 ईयर को हम लिख पाएंगे 1 लाइट ईयर। मतलब 1 पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो बहुत ही आपका लंबा डिस्टेंस है पार्सेक। तो यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जानते ही है जी, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 10 टू दी पावर कितना होता है, तो 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर के लिए माइनस लगाएंगे, पर केजी स्क्वायर। तो ये होता है इसका वैल्यू। याद रखिएगा, कभी वैल्यू पूछता है, कभी आपको क्या पूछ लेता है, तो यूनिट आपको हम बता चुके हैं कि यूनिट अगर आप जानते हैं ना, तो उस यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बाकी आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको मिला कहाँ है, तो आप बोलिएगा न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल का जो लॉ था उसमें उन्होंने बताया कि जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स F, ये इक्वल होता है कैपिटल G स्मॉल m यानी m1 m2 बाई
आर स्क्वायर, यहाँ पे जी होता है, यहाँ से भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा MLT-2। जी का आपको निकालना है, देखिए तो यहाँ पे देखिए जी को रहने देते हैं, M1 क्या है, मास है, मतलब मास है, ये भी क्या है, मास है, तो मास के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं, तो कैपिटल M, तो M का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे M का स्क्वायर, और नीचे में ये रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस L का स्क्वायर। अब इसको पार कर दीजिए और क्या, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, MLT-2, L स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, M स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा G। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 से 2 जाएगा, तो M का पावर कितना आ जाएगा, M का पावर आपका आ जाएगा M का पावर -1, L का हो जाएगा क्यूब, और T का हो जाएगा -2। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। बाकी आप यूनिट से तो और इजी निकाल सकते हैं, न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स मतलब MLT-2, यहाँ पे दिया है मीटर, मीटर का मतलब लेंथ L स्क्वायर, और kg -2 मतलब m के पावर -2 होगा, यहाँ पे m का पावर -2। अब इसको भी करिएगा तो वही आएगा आपका, यही वाला। तो यूनिट से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे आपको कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला से एक सवाल आपका आना फिक्स है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, ये सवाल को देखिए, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। सिंपल है क्वेश्चन पूरा, बोलता है कि एक आदमी है जो एकदम सीधा लाइन पे ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर हुआ। पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चल रहा था, मतलब पहले वो v1 से चल रहा है, और v1 चलने के समय में उसको टाइम कितना लग रहा है, तो t लग रहा है। टाइम मान लेते हैं कि कुछ समय में t समय में v1 स्पीड से चलेगा, तो कुछ तो डिस्टेंस टेबल होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से चालू किया था और यहाँ से यहाँ जाने में जो उसका डिस्टेंस आ गया, उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d1। कितना मान लेते हैं, d1 डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1 कि d1 डिस्टेंस चल गया। फिर बोलता है कि उतना ही समय पे t समय पे और वेलोसिटी इस बार चेंज हो गया, v1 नहीं है इस बार, कितना है, v2 है। फिर वो v2 डिस्टेंस है, नेक्स्ट यहाँ से वो v2 डिस्टेंस चल रहा है, v2 से कितना समय, उतने ही समय पे। तो समय सेम है लेकिन स्पीड अलग है, तो डिस्टेंस भी अलग होगा, इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना डिस्टेंस चला, इस बार d2 चला है। तो ये पूरा फिगर हो गया। इसके बाद आपको निकालने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। अब आप निकाल सकते हैं, फिगर तो आप समझ गए हैं, अब आप एवरेज वेलोसिटी देखिए। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बोलते हैं बाय टोटल टाइम यानी टी। तो चलिए यहां से निकाल सकते हैं आप। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ, तो पहले d1 फिर बाद में d2, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है d1 प्लस d2। और टोटल टाइम देखिए आप, तो पहले लगा था t और बाद में भी उतना ही लगा है t, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 2t। टोटल कितना होगा, 2t। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, अब डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला तो सब कोई पढ़े है ना, कि वेलोसिटी इक्वल्स टू, या इस वेलोसिटी इक्वल्स टू आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी एस नहीं है, क्या लिए हैं, डी लिए हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी इक्वल्स टू वी इंटू टी, आराम से लिख सकते हैं। तो d1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1t, और d2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो अब बोलेगा v2t। आराम से बिठा सकते हैं यहाँ से हम, d1 के जगह पे v1t, d2 के जगह पे v2t डिवाइडेड बाई 2t। क्या यहाँ से आपका t कॉमन जाएगा, तो आराम से जाएगा, t इक्वल्स टू क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, v1 प्लस v2 बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर होगा। देखिए हम सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ ही बनाएंगे। अगर आपको ये सब पता है तो आप क्या करिए, स्पीड में देखिए और स्किप करके आगे बढ़ के नेक्स्ट सवाल को देखिए कि बाकी और क्या क्या सवाल पूछा है। यहाँ पे हम एक और सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे आपको और क्या सवाल पूछता है आपका जैकबोर्ड, ऐसे ही सेम। तो वो बोलता है कभी कभी, यहाँ पे हम दे रहे देखे ना व्हाइट पे, यहाँ पे जैसे टाइम क्या रखा था इस क्वेश्चन में, इक्वल रखा था। आपने देखा कि इक्वल टाइम पे बोला गया डिस्टेंस कवर हुआ। मान लेते ऐसा बोल दिया आपको कि एक डिस्टेंस है पूरा, ध्यान से देखिएगा, एक डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस मान लेते हैं। बोलता पहले एक डी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट है डी, इसको वो वेलोसिटी v1 से चलता है, और जब वेलोसिटी v1 से चलेगा तो टाइम कितना लग रहा है, t1। अब बोलेगा उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, मान लीजिए इतना ही डिस्टेंस डी डिस्टेंस, अब वो अलग स्पीड v2 और टाइम ले रहा है अलग आपका t2 में चल रहा है। आपको बोलेगा बताइए इस बार एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। देखिए इस बार आपका डिस्टेंस इक्वल है, पिछला वाला क्वेश्चन में टाइम इक्वल था। यहाँ पे क्या बोला गया, v1 स्पीड से चल रहा है d डिस्टेंस को, समय ले रहा है t1, v2 स्पीड से चलेगा d डिस्टेंस को, समय लेगा t2। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो v एवरेज फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस बार d और d 2d,
टोटल टाइम कितना है, तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, कौन वाला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस बार टाइम आपका T1 T2 है ना, टाइम निकालना होगा, तो टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा D बाई वी। यहाँ से T1 क्या आएगा, बोलिए T1 आ जाएगा आपका D बाई V1, तो यहाँ पे T1 हो जाएगा आपका 2D का 2D, T1 हो जाएगा आपका D बाई V1, T2 हो जाएगा D बाई V2, और यहाँ से आप D कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में आएगा आपका 2D बाई D कॉमन आ गया तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, यहाँ से D कैंसिल आउट, यहाँ पे आप एलसीएम करिएगा तो ऊपर में आपका क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, नीचे में एलसीएम जाएगा V1 V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा V1 प्लस V2, और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये भी बहुत बार पूछा है आपको ऐसा ये वाला सवाल, जब डिस्टेंस इक्वल हो। इस बार आपको मॉडल सेट 2024 में क्या दिया था, टाइम इक्वल। अब आप नेक्स्ट सवाल पे देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, तो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सवाल में आपको बोला गया है कि एट द टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, मतलब अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा है तो उसका जो एकदम टॉप पॉइंट पे मान लीजिए ऐसे मूव किया, तो इसका जो एकदम टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट, इस टॉप पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और स्मॉल जी के बराबर होगा। सबको पता है कि जब कोई बॉडी को हम ऐसे फेंक रहे होते हैं ना, अर्थ से फेंक रहे होते हैं, तो उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह, और वो कौन होता है, तो स्मॉल जी। यहाँ पे मैक्सिमम पे पूछा है, नीचे भी स्मॉल जी होता है आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन लगेगा वही, और ये एक्सेलरेशन कितना लगाता है अर्थ किसी बॉडी पे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है जी का वैल्यू। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जी मिनिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे जी का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, तो आप बोलिएगा अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू जीरो होता है, मैक्सिमम सरफेस पे होता है। चलिए 9.8। इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए, छठा नंबर, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, कोणीय वेग, वेक्टर इज अलोंग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। सबको पता है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है मेरा, ये वाला, ये एक बॉडी है, यहाँ से बना दे रहे हैं कि एक मेरा ये बॉडी है, ये बॉडी, और ये बॉडी मान लीजिए एक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो अगर वो सर्कुलर मोशन करेगा तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका रेडियस मान लीजिए ये वाला है r। अब इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि अगर ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो इस पे अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्शन चाहिए, मान लीजिए आपको यहाँ चाहिए, तो जिधर घूम रहा है ना आपको वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट टू द सरफेस और टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, यहाँ पे सही आंसर होगा टेंजेंट। मतलब हम एक सर्कुलर पाथ में जो टेंजेंट खींचेंगे वही टेंजेंट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो मान लीजिए ये अगर बॉडी है और ऐसे मूव कर रहा है, इधर से ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक में, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी तो इधर होगा, ये हो गया डायरेक्शन किसका, ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का। और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलिए कोई बॉडी जब मूव करता है तो उस पे फोर्स तो इधर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर फोर्स इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्ड होता है सेंटर की ओर, और आपका वेलोसिटी जो होता है एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे होता है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री। ये भी पूछा गया है इसलिए आपको बता दिए हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, तो इसका सही आंसर तो आपको पता चल गया क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, द ट्राजेक्ट्री, जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होने का, वो क्या कहलाता है, तो आपको बता चुके हैं वो क्या कहलाता है, पाथ तो ऐसे होता है, इस प्रकार से मूव करता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, तो पैराबोला, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आप आसान सवाल पे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको 2025 में जो आया था उसको समझा चुके हैं। नेक्स्ट को देखिए आप, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर, मतलब दो वेक्टर है, मान लीजिए एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, या फिर आपको बोला है कि आपके पास कितना मिनिमम नंबर होगा दो ठो ऐसा वेक्टर का जो अनइक्वल हो। अनइक्वल का मतलब समझ रहे हैं ना, अनइक्वल का मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और वैल्यू भी आपका हो सकता है अलग अलग हो या सेम भी हो, डायरेक्शन अलग होगा तो अनइक्वल बोलेंगे उसको। विच कैन जीरो रिजल्टेंट, मतलब आप कितने वेक्टर को लेकर के जीरो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो मिनिमम कितना होना चाहिए आपको जीरो करने के लिए, तो दो तो होना चाहिए ना, एक ए मान लीजिए और एक बी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं,
ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो एक आदमी ए से बी चल गया तो कौन सा वेक्टर बनेगा, तो बोलेगा आप ए बी वेक्टर बनेगा। एक आदमी बी से ए आया तो कौन सा वेक्टर बनेगा, आप बोलिएगा बी ए वेक्टर बनेगा। दोनों का वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि ए से बी और बी से ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकाले, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक पॉजिटिव में होगा तो पक्का उसका ऑपोजिट वाला क्या होगा, नेगेटिव में। दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम भी है और नेचर में ऑपोजिट है, तो अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 2 आंसर सही हो जाएगा। रिजल्टेंट 0 करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, अब 3 से भी हो सकता है, मिनिमम 2 चाहिए, ज्यादा आप कितना से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ देखिए, 9 नंबर सवाल क्या बोला गया 9 नंबर में, आप यहाँ देख सकते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन ए प्लेन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगा तब। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होता है तो उस समय जो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा, वो आपका 0। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है। अब ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे, और इस पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो अभी इस बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसमें एक फोर्स अप्लाई कर दिए, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए एग्जांपल के लिए, फिर भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स आपका 0 नहीं होगा। अब सोचिए कि पहले आपने फोर्स नहीं लगाया था, सिर्फ बॉडी रेस्ट पे था, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि बॉडी को तो मूव करना चाहिए ना, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना चाहिए, लेकिन मूव नहीं किया, रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो पक्का इस फोर्स को कोई कैंसिल किया होगा। अब इसको कैंसिल वही कर सकता है जो इसके ऑपोजिट में होगा, जो इसके ऑपोजिट में होगा। ऑपोजिट में किसी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इधर अब फ्रिक्शनल फोर्स लग चुका है, कितना लगा होगा, अगर रेस्ट में है तो इधर पक्का 10 लगा होगा, तब ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों 0 हो गया, बॉडी अभी भी किसमें है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में आपको 2 चीज पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है 2 फॉर्मूला आपको मिलते हैं, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग एक काइनेटिक फ्रिक्शन। हम उस पर अभी नहीं बात करेंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसमें आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, सही होगा। लेकिन अब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी अगर वो रेस्ट है तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, तो अप्लाइड फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई किया, जैसे आप अप्लाई 10 किए हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 है, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मासेस, 2 वस्तु है जिसका मास कितना दिया है, 4 किलो और 5 किलो, आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी, जो हल्का है थोड़ा 4 किलो का, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, तो आपको हेवियर बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोनों पे फोर्स तो सेम है, तो चलिए मान लेते हैं 2 फोर्स, एक F1 और एक F2, दोनों बराबर बोला, सेम फोर्स। तो F1 किस पे लग रहा है, तो 4 वाले के लिए मान लेते हैं, छोटे वाले के लिए, तो छोटे वाले के लिए F1 और बड़े वाले के लिए F2 लग रहा है, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका बोलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो छोटे वाले का मास कितना है, तो आप बोलिएगा 4, एक्सेलरेशन कितना दिया है छोटे वाले का, छोटे वाले का एक्सेलरेशन आपको दिया है लाइटर वाले का 2, तो 4 इंटू 2, फॉर्मूला वही होगा। इसका मास कितना दिया है, तो 5, एक्सेलरेशन नहीं पता, निकालना होगा 2 वाले का, आराम से निकाल दीजिए आप यहाँ से, क्या आएगा एक्सेलरेशन, तो आप बोलिएगा 4 2 में कितना होगा, ये 4 इंटू 2/5, मतलब 8/5, 8/5 का मतलब 5 1 से कट जाएगा, 5 1 में 5, 3 बचेगा, 8.6। आंसर जो आएगा इसका वो होगा 1.6 सॉरी 1.6, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी सवाल था, इससे इजी और मिलेगा नहीं आप लोगों को, है ना। इसके बाद देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। मतलब कोई मास जो इक्वल है फोर्स बाय एक्सेलरेशन का, तो हम इस मास को क्या बोलते हैं, तो हम इस मास को बोलते हैं इनर्शियल। इनर्शिया आपको पता है ना कि मास क्या बताता है, तो मास आपको बताता है कि किसी बॉडी में जो इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब क्या है, वो अपने स्टेट को जो चेंज नहीं करना चाहता है। सभी बॉडी के पास अपने अवस्था परिवर्तन को रोकने का एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब उस इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हम मास यूज करते हैं, तो m इक्वल्स टू F/a में जो मास होता है वो इनर्शियल मास होता है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल मास भी होता है। ग्रेविटेशनल मास का मतलब क्या है, तो ग्रेविटेशनल मास का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वाले को हम बोलेंगे कि ये वाला जो मास है इस वाले ये ग्रेविटेशनल मास है, लेकिन अगर आप सिंपल फोर्स बाय एक्सेलरेशन बोलिएगा तो वो इनर्शियल मास होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, इनर्शियल मास। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, What is the linear momentum of gun and bullet before firing? पहले बताइए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपने फायर नहीं किया है
इसका मतलब आपका गन और बुलेट दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होगा तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा, जीरो आंसर। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब एक बॉडी है जिसका मास 100 किलो है और वो कितना ऊंचाई से गिराया जा रहा है उसको 10 मीटर से। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इसके इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, मतलब ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका 10 मीटर का कोई एक दीवार है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 100 kg का। तो यहाँ पे हाइट है, मास दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलिए कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। कितना है, तो mgh आप बोलिएगा, मास कितना है तो 100, मास कितना है 100, g कितना है तो आप बोलिएगा 9.8 और h कितना है 10, 10 से पॉइंट हट जाएगा तो 998 और यहाँ पे 100 मतलब यहाँ पे आएगा 9800 जूल का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। अब ये बॉडी जब वहां पर रखा हुआ है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चूंकि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब देखिए जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस समय काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अब जैसे हम इसको गिरा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो यहाँ पे हाइट नहीं होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, मिनिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा, देखिए पहले यहाँ पे जीरो था और पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो 9800 जूल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 9800 जूल। अब एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है हमें कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो बना सकते ना तो घटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो इतना है, तो यहाँ पे आके कितना कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 9800 जूल, मिनिमम जीरो था। तो कितना चेंज हुआ है, तो जीरो से इतना हो गया, मतलब चेंज कितना आएगा तो आपका 9800 जूल आएगा। याद आप रखिएगा, सिंपल सवाल था, थोड़ा सा आपको खाली कॉन्सेप्ट अपना यूज करना था। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए नॉन कंजर्वेटिव, पहले जानिए कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है कंजर्वेटिव, और यहाँ पे पूछा है आपको नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें देखिए फोर्स अगर अप्लाई होगा तो वगडन तो होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वगडन होगा वो वगडन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आपने किस पाथ को लेकर के काम किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ दिखाए थे हम लोग ये वाला बॉडी को, जैसे मान लीजिए ये मेरा पृथ्वी का सरफेस है, हमको 10 मीटर तक ऊंचाई उठाना है, मान लीजिए 100 किलो को, तो उठाने के लिए हम काम करेंगे किसके अगेंस्ट में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के मान लीजिए हमें काम कर रहे हैं कि हम इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो कितना काम हम करेंगे, तो काम हम करेंगे mgh के बराबर। वगडन कितना होता है तो mgh फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना लगाया गया बॉडी पे, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना h है तो mgh के बराबर काम होगा। अब हम इस बॉडी को ऐसे सीधे ले जाएं इस पाथ पे या फिर इस पाथ पे ले जाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वगडन का वैल्यू इतना ही आएगा। उस प्रकार के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और जो पाथ पे डिपेंड करेगा उसको हम कंजर्वेटिव नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन कंजर्वेटिव नहीं है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से बॉडी को मूव करवा रहे हैं, कौन से पाथ पे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। आप जिस जिस पाथ पे उसको मूव कराओगे उसमें फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, बाकी तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है 10 मीटर तक का इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल विद 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल है, मतलब फोर्स मान लीजिए इधर है, फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया है कितना मीटर का, 10 मीटर का, एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो वगडन निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा, F कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता था, बोलिएगा 1/2। अब cos 60 का वैल्यू अगर 1/2 तो काट दीजिए इसको, ये कट जाएगा 25 से, और 25 10 में हो जाएगा आपका 250 जूल। कितना हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 250 जूल। नेक्स्ट सवाल 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बैले डांसर। बैले डांसर में ना बेली डांसर, जो आजकल बहुत कोई फेमस है बेली डांसर ही है ना, तो बेली डांस जो करती है उसको बेली डांसर बोलते हैं ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। तो जब बेली डांसर अपना बेली देखते हैं, पेट को ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ना, ऐसे ऐसे इधर उधर घुमाता है, लेकिन बॉडी, अपर बॉडी नहीं मूव करता है, लोअर बॉडी मूव नहीं करता, लेकिन बीच से जो उसका बेली होता है ना वो मूव करता है, ऐसे मूव करता है राउंड, ऐसे ऐसे जाता है एक बार, फिर एक बार इधर से भी आता है, तो वो मूव करता है, मतलब एंगुलर मोशन करता है, वो रोटेशनल मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो यहाँ पे कौन सा चीज यूज करता है, बोलता है कौन सा प्रिंसिपल का, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो अपने मोमेंटम को कंजर्व रखती है।
वो अपने मोमेंटम को क्या करती है, कंजर्व रखती है। नहीं तो वो मान लीजिए वो पेट को घुमाना चाह रही है, बॉडी भी घूम गया उधर, ऐसा करने से फिर वो डांस नहीं कर पाएगी, उसको अपना मोमेंटम कंजर्व रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई बोलते हैं, फॉर्मूला होता है mr²। तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा, रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करेगा, एक्सिस पे करेगा, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, अलग अलग एक्सिस पे रोटेट करने पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। ओरिएंटेशन कैसे घूम रहा है, वो इधर से घूम रहा है इधर से घूम रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। मास, तो मास पे तो डिपेंड करेगा, ये तो किस पे नहीं करेगा, उसके एंगुलर वेलोसिटी पे, मतलब कितना स्पीड से घूम रहा है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन बाकी तीनों चीज पे फर्क पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। और यहाँ पे पूछ सकता है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रोटेशनल एनालॉग है, तो मास का आपका क्या है, रोटेशनल एनालॉग कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट सवाल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ। टॉर्क किसका रोटेशनल एनालॉग है, आपको बता चुके हैं किसका है, तो आप बोलिएगा कि फोर्स का है। मास का रोटेशनल एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग तो आप बोलिएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल एनालॉग तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का अगर होता है हाफ mv², तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m नहीं होगा क्योंकि वो एंगुलर है, तो m के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, वेलोसिटी भी नहीं होगा, ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर, ये होगा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। 20 नंबर सवाल देखिए आप, बोलता है वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0 एट, g का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं कहाँ पे होता है, तो एकदम सेंटर पे होता है। कहाँ पे है, कहाँ पे, तो बोलता है द डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस। नहीं तो मान लीजिए अगर अर्थ है और हम डेप्थ में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे जाना होगा, रेडियस, मतलब रेडियस कवर करना होगा तब जाके हम सेंटर पहुंचेंगे, तो रेडियस तब तक कहाँ दिया, द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर, ये हो गया देखिए, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर मतलब रेडियस, रेडियस तक हम जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, सेंटर पे, और सेंटर पे आपका जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, सबसे पहले बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M, मतलब वही m1 m2 बाई r होता है, जहाँ पे ये माइनस है। तो बताइए यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे डिस्टेंस होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन्फिनिटी और एनीवेयर, कहीं पर भी। तो यहाँ पे सही सवाल क्या होगा, देखिए ये r जो है डिस्टेंस है, रेडियस है, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसका वैल्यू देखिए नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, उतना कम या ज्यादा। तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, चलिए मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी सिंपल कर दे रहे हैं, मान लीजिए ऊपर में आपका 100 है, नीचे में आपका 2 है, ये माइनस में, तो कितना माइनस आएगा बोलिए, तो आप बोलेगा 50 माइनस आएगा। हम चलिए नीचे वाले को बढ़ा दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं हम 10 से 10 कट जाएगा, इसका कितना आएगा -10। कौन ज्यादा है बोलिए, कौन मैक्सिमम है, -50 की -10, तो आप बोलिएगा -10 मैक्सिमम है, ये कम नेगेटिव है और ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ज्यादा है आपका। तो यहाँ पे ज्यादा कब हुआ, जब हम नीचे का वैल्यू क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो देखिए आर नीचे में है, तो आर को बढ़ाते बढ़ाते जितना बढ़ाते जाएंगे इसका वैल्यू नेगेटिव उतना कम होते जाएगा, तो कम होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो की ओर, जीरो की ओर पहुंचेगा। तो ये बताइए कि ये जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू उतना मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये कहाँ तक, इसको कहाँ बिठाएंगे, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते जब हम इन्फिनाइट ले जाएंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, इन्फिनिटी से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं आंसर कितना, तो जीरो, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया जीरो, बाकी सब तो नेगेटिव है मिनिमम, इसका सही आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल वाला वो आपका मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, The time period of an Earth satellite in circular orbit is independent of, टाइम पीरियड किसके साथ डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई अगर मान लीजिए ऐसे, जैसे मेरा मान लीजिए ऐसे कोई बॉडी है, इसके चारों में ऐसे कोई घूम रहा है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो सोचिए सैटेलाइट मूव करेगा, इसका टाइम पीरियड केपलर क्या बोलता है कि टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस, इसका क्यूब होता है, ये बताया गया है। तो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे तो करेगा ही करेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे करेगा। दूसरा बोलता है पहला क्या, मास ऑफ सैटेलाइट, मास पे नहीं करता है, मास पे नहीं करता, यही सवाल होगा। रेडियस पे करेगा, बहुत तो होगा नहीं, नाइदर मास नाइदर रेडियस, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, मास। मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितना समय में एक चक्कर लगाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो आप बोलिएगा सही आंसर क्या होगा, रेडियस पे करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,
रेडियस पे करेगा और साथ में ये भी है कि आपका जो जिसके अराउंड में घूम रहा है इसके मास पे करेगा, लेकिन सैटेलाइट के मास पे नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेट वायर। सबसे पहले बताइए कि आपको बताना क्या है, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलास्टिक एनर्जी बाय वॉल्यूम किसके बराबर होगा। तो इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन के लिए हम ई बोलते हैं, ऐसे ई ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद बोलिए वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग एक पढ़ चुके हैं, याद करिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम गामा क्यों ले रहे हैं, देखिए आपको ऑप्शन गामा में दिया है, गामा किसके रिलेटेड होता है, तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, तब जाकर समझ में आएगा। गामा आएगा तो इलास्टिक एनर्जी 1/2 स्ट्रेस के जगह पे अगर हम बिठाते हैं, स्ट्रेन के जगह पे, सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल दीजिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस का स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेस बाय गामा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर और ये गामा ऊपर जाएगा तो डिवाइड बाय गामा। तो सही आंसर कौन है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू गामा। फॉर्मूला कुछ याद रखिएगा, यहीं से आपको बाकी और भी कुछ सवाल देखने को मिल सकता है। और एक याद रखिएगा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ, यहाँ पे कौन सा सही होगा बोलता है, तो जो विस्कोसिटी होता है ना, इसको समझते हैं ना आप, कोई भी जो फ्लूइड होता है जैसे लिक्विड और गैस, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी यहाँ पे क्या होगा, गैस, विस्कोसिटी गैस का डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यही सही है। लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है जब हम इसको क्या देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट h, मतलब कोई एक हाइट, कोई एक वाटर जो है वो ऊपर उठ रहा है कैपिलरी ट्यूब में। आप जानते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन जैसे मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो हम लोग को पता है कि ग्रेविटी नीचे खींचता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे पानी है, आप यहाँ पे कुछ रख देते हैं और अगर ये मान लीजिए एक रुई जैसा है और इस रुई से अगर पानी ऐसे ऊपर उठता है तो हम इसको बोलते हैं कि कैपिलरी एक्शन है, वो ग्रेविटी के विरोध में ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो कोई एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें पानी बोलता है h हाइट तक जा रहा है, h हाइट तक। अब अगर हम इसको काट देते हैं इसको और इसका आधा कर देते हैं, मतलब इसका हाइट को, जो रुई था ना आपका, उस रुई का हाइट को अगर हम कर देते हैं h/2, कितना कर देते हैं h/2, तो क्या इस बार पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन है। क्या ओवरफ्लो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, ओवरफ्लो नहीं होगा, जितना हाइट है उतने तक पानी जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपको क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, ए सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 60 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मतलब कोई एक पिलर है, ऐसे सर्कुलर पिलर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सर्कुलर पिलर समझ रहे ना, ऐसे है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें ये आपका है 60 इंटू 10⁻³ आपको निकाल, और वेट इसमें रखा गया है, इसमें एक वेट दे दिया गया है, वेट कितना किलो का, 60 किलो का। तो प्रेशर लगाएगा, वेट है तो प्रेशर देगा इस पे, तो प्रेशर निकालने मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगाएगा, ग्रेविटी खींचेगा इसको mg से, तो mg फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mg एरिया का एरिया, m कितना है तो आप बोलिएगा m 60 है, g का वैल्यू 9.8, a का वैल्यू कितना है एरिया, तो 60 इंटू 10⁻³ 60 से 60 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻³ मतलब 9.8 इंटू 10⁻, सही जो होगा इतना प्रेशर ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सही आंसर होगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल 28 नंबर सवाल, अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर से आपको दे दिया है कि क्या पूछा है कि अगर हम एक वाटर को 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे, मतलब 0 से 4 तक बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। हमको पता है 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, मतलब 0 पे ज्यादा होगा, यहाँ मिनिमम है तो 0 पे ज्यादा होगा। अब ज्यादा से अगर 4 पे आएंगे तो कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर 4 से 4 डिग्री पे मिनिमम होता है, 4 से इधर भी जाएंगे तो भी ज्यादा होगा, 4 से इधर भी आएंगे तो भी 0 होगा, मतलब इधर सॉरी इधर भी ज्यादा होगा, 4 पे ही सबसे कम होता है। 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपको ये बता चुके हैं, मॉडल सेट 2025 में भी यहाँ पे आपको सवाल पूछा है। तो नेक्स्ट सवाल, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट को, लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को हम अल्फा बोलते हैं, वॉल्यूम वाले को हम बोलते हैं गामा, और गामा बोलते हैं इसको, ठीक है, गामा बोलते हैं, और एरिया वाले को हम बोलते हैं बीटा।
तो ये होता है लीनियर कोफिशिएंट को डिनोट करने का तरीका, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा, वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा और एरिया एक्सपेंशन बीटा है। रिलेशन क्या होता है देखिए, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो रेशियो निकालेंगे तो काटेंगे तो इसको काटेंगे 1 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा, तो 1:3:2। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1:3:2 आंसर ए नंबर। ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग ऑफलाइन क्लास में, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीरोथ लॉ फिजिक्स में भी था। जीरोथ लॉ किसके साथ डील करता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ किसके साथ करता है, तो एनर्जी के साथ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकेंड लॉ किसके साथ करता है, स्पॉन्टेनिटी, है ना, आपका एंट्रोपी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता है R का वैल्यू। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 32, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, एनर्जी के साथ डील करता है। हम आपको बताएं फर्स्ट लॉ किसके साथ डील करेगा, एनर्जी के साथ। ये बोलता है कि जो चेंज इन हीट एनर्जी है ये बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। तो सही आंसर कौन होगा आपका, वर्क डन को ही हम बोलते हैं प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन, पी डेल्टा पी या पी डीवी। इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, आपका क्या पूछा गया है। सवाल बहुत ही इजी लेवल का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया है कि 30 नंबर सवाल बोलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला ऑप्शन दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता है 3/2 के, जहां पे के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक गैस बिहेव एज ऑन आइडियल गैस, मतलब एक गैस कब आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। आपको पता है ना, आइडियल गैस वो होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। इसको सेटिस्फाई अगर करता है तो उसको आइडियल गैस बोलते हैं। तो ये आपका कब सेटिस्फाई करता है, कौन से कंडीशन पे, तो इसका सही आंसर क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसका सही आंसर क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट नंबर सवाल आपको बताना, चार ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसमें से सब सिंपल एसएचएम कौन कर रहा है, कौन सा इक्वेशन आपको बता रहा था, ऑप्शन नंबर डी, sin ωt प्लस माइनस cos ωt। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्या है, इक्वेशन है और फंक्शन है। नेक्स्ट सवाल, ए चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए विंग, एक झूला पे बच्चा झूल रहा है, सिटिंग पोजीशन, बैठ करके, फिर वो खड़ा हो जाता है। देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम ऑन नॉन ऑफ दिस। मतलब एक लड़का पहले झूला में बैठ करके झूल रहा था, जब वो खड़ा हो जाएगा तो झूला जल्दी जल्दी झूलेगा। अब अगर वो जल्दी जल्दी स्पीड से झूलेगा तो उसका टाइम कम लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल सवाल था आपका ना। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, आप क्या बोलता है कि एक लॉन्ग स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं 2 किलोमीटर तक, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी है। इफ द स्प्रिंग इज स्टेज 10 किलोमीटर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। मतलब जब 2 खींच रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी भी था, जब 10 किलोमीटर तक खींच देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 k × x, जहाँ पे x क्या जितना आप खींच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो x कितना है, इस बार 2 है। जब आपने डिस्प्लेसमेंट 2 कराया है तो आंसर कितना होगा आपका, कितना बोला पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी है। लेकिन आप जब 10 तक खींचोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मतलब 10 भी हो जाएगा। 10 आपका कितना हो जाएगा, 10 ना। तो अब देखते हैं कितना होता है। चलिए अगर हम इसको 10 कर देते हैं, देखिए ना, किसको हम भी किसको बोल रहे हैं, तो 1/2 k, और x के जगह पे कितना 2 है, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो k को हम बोल रहे हैं v। अब अगर हम x के जगह पे 10 रखते हैं, देखिए 10, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए 1/2 k × 10, तो 10 को काट देंगे तो 5 आएगा। तो k को अगर v बोलते तो 5 × 5 भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5v, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा जब हम उसको 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक खींच देंगे। सही आंसर 5v। नेक्स्ट सवाल 38, द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपागेशन इज एयर इज। कैसा फेनोमेना है साउंड प्रोपागेशन का, कैसा फेनोमेना है, आइसोथर्मल, क्या उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या उसमें हीट कांस्टेंट होता है। तो साउंड एक प्रकार का एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें हीट कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर राइज कर सकता है लेकिन हीट आपका नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट सवाल, इन ए स्टेज स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड SHM फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? तो 1:2:3 का सिंपल सवाल था। ये सब देखिए आपको उतना जानना नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे सवाल आया तो बता दे रहे हम कि फर्स्ट हार्मोनिक सब बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? कौन सा वेव सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी और गैस से भी? तो साउंड, अब याद रखिए साउंड आपका सॉलिड में भी चलता है सबसे फास्ट, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो आंसर क्या होगा? साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। इसका सही आंसर लॉन्गिट्यूडनल होगा। आपका पूरा मॉडल सेट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग आपके लिए ले आएंगे मॉडल सेट केमिस्ट्री का। तो अगर आपको हेल्प हो रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे के आने वाले कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।